बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद में झारखंड बंद का रांची में दिखा असर, कई जगहों पर आवागमन रहा बाधित। केंद्र सरकार की करोड़ों की योजना पर उठा रहा सवाल, पुनपुन में नमामि गंगे योजना को हो रहा विफल, पुनपुन नदी में गिर रहा गंदा पानी। वित्त हित शिक्षा नीति का किया गया दहन, प्रोफेसर टीपी मंडल के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन, 7 सालों की बकाया अनुदान राशि भुगतान करने की रखी गई मांग। पूर्णिया नगर निगम की महापौर विभा कुमारी ने की सफाई अभियान शुरू, हरी झंडी दिखाकर सुपर सकर मशीन को किया गया रवाना, मशीन से नाले की गई सफाई। हजारीबाग में पहली बार HLA मैचिंग टेस्ट शिविर का आयोजन, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध, शिविर का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के मामले में विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्षी दलों ने लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि इस हत्या में शामिल एक अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक नाटकबाजी कर रही है और जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि SSIT का गठन कर दिया गया है और अनिल टाइगर के परिजनों को न्याय मिलेगा। वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को सही नहीं ठहराया जा सकता, पुलिस जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। यहाँ पर विकास का रुक चुका है और यहाँ जंगल राज चालू हो गया है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अब क्या मांग रहेगा? देखिए, हमारा दल के बढ़ाए आप चिंता जता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में विकल्प है सकते हैं। राज्य में अराजक स्थिति है और ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति शासन में विकल्प है और कोई इस राज्य को बचाने वाला नहीं है। महामहिम राज्यपाल को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा कर रहे हैं। आप लोग 1 महीने से पूरा डर का माहौल है ना, डेली हत्या हो रही है। जनप्रतिनिधि की देखिए हत्या हो गई, आप क्या बोलेंगे इसमें? लोग अपने को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसके लिए राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। निश्चित तौर पर हम लोग राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन के लिए मांग करेंगे, सिफारिश करे राज्यपाल, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे। DGP से मतलब आप बताइए ना, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप बताइए, एक दिन भी नागा जाता है, प्रत्येक दिन घटनाएं घट रही है और अपराधी बेखौफ है और पुलिस प्रशासन नकली आदमी को पकड़ करके कहता है कि मैं उद्भेदन कर दिया, अपनी क्रिमिनल को तो पकड़ नहीं पाती। तो राजनीतिक नाटकबाजी से झारखंड की जनता का ध्यान भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता भी इस बात को समझती है कि घटना के तुरंत बाद एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे अपराधी की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत कम दिनों के अंदर में वह अपराधी भी गिरफ्तार होगा और निश्चित रूप से अनिल टाइगर के परिवार को न्याय मिलेगा। नहीं, ये कहा जा रहा है सिचुएशन ये है कि एक चीज तो हुआ है कि थाने के पैमाइश से एक सवाल उठ रहा है, कारण जो भी हो, लेकिन अपराधी हत्या करता निकल जाता है, लोग उनको पकड़ते हैं, पुलिस बाद में। सामाजिक तौर पर कानून का शासन सिर्फ कानून से नहीं होता है, इंसाफ पसंद नागरिक भी निश्चित रूप से कानून की मदद करते हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा झारखंड के इंसाफ पसंद नागरिकों को, जिन लोगों की पहल से, जिन लोगों के प्रयास से पुलिस तत्काल हमलावर को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। प्रक्रियागत चीजें हैं, CCTV कैमरा क्यों बंद था, निश्चित रूप से इस मामले में जांच होगी और उससे पूछताछ किया जा रहा है। बहुत सारे सुराग मिले हैं, लोग अभी नहीं, पुलिस अपना छानबीन कर रही है, बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक हैं कांके, वो बंद को बोल रहे हैं कि मतलब बंद सही है और जिस तरह से परिवार के प्रति संवेदना का प्रतीक है, तो आप भी मानते हैं? नहीं, सही है। बहुत इस तरह की घटना को हम सही तो नहीं मानते हैं। नहीं, और बस संवेदना को सही मानते हैं? कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ, नहीं, ठीक है उनका। बीजेपी नेता सह पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में झारखंड के कई संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया था।
बीजेपी आसू ने राज्य की विधि व्यवस्था के विरोध में रांची बंद बुलाया था, जबकि JLKM और कुर्मी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया था। लेकिन रांची को छोड़कर किसी अन्य जिले में बंद का प्रभाव देखने को नहीं मिला। रांची की बात करें तो कई जगहों पर बीच सड़क में आगजनी कर आवागमन को पूरी तरीके से बाधित किया गया। ऐसे में बंद कराने निकले बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा क्षति हुआ है और जैसा कि हम लोग का समाज के बीच उठना बैठना और इतना सुंदर कार्यकर्ता और ये उगता हुआ सूरज थे और आने वाला हम लोग सब पूरा समाज बोलता था कि आने वाला ये सांसद बनेंगे, तो कहीं न कहीं अगला आदमी को नहीं पचा, यही हम तो बोलना चाहते हैं। और सभी समाज से बैठते उठते थे, सभी मिलनसार थे, नो डाउट इसमें मिलनसार थे। और ये मतलब इतना भावुक लग रहा है कि हमको बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा। और सभी जाति वर्ग को लेकर साथ चलने वाला उन नेता थे। पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं, 5-7 बार से कांके महावीर मंडल का अध्यक्ष रहे हैं और दिन दहाड़े कांके चौक में वो अपने महावीर मंडल के निमित्त जो कार्यक्रम था उनको लेकर वहां पे पहुंचे थे और दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और वो भी थाना से महज 100 मीटर की दूरी में। ये कानून व्यवस्था की मतलब पोल खोल रही है। ये हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलती है कि लगातार हो रही हत्याओं के बाद भी न शासन जाग रही है न प्रशासन जाग रही है। तो ऐसे हत्या के विरोध में हम सभी महावीर मंडल के सदस्य जो भी हैं, पूरा झारखंड बंद होगा और अनिश्चितकालीन के लिए भी बंद रहेगा। जब तक हत्यारे को फांसी नहीं दी जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड, जो भी ये हत्या करवाया है उसको सामने। एक तरफ जहां नमामि गंगे योजनाओं को सफल बनाने को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर नदियों की साफ सफाई की जा रही है, तो वहीं नमामि गंगे योजना पुनपुन में हवाई साबित हो रही है। पुनपुन शहर का गंदा पानी पुनपुन नदी में गिराया जा रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल में 2 बार पुनपुन में अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है, जहां देश विदेश से आए श्रद्धालु इसी पवित्र नदी में स्नान कर अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। नमामि गंगा योजना सफाई योजना के तहत गंगा में दूषित पेयजल गिराने पर रोक लगाया गया है, जैसा कि मैंने विधानसभा में भी पारित हुआ। ऐसी स्थिति में पुनपुन का दूषित जल पुनपुन नदी में गिराकर गंगा में प्रवाह किया जा रहा है, जिसको बंद कराने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित करने के बाद भी आज तक मैंने पुनर्निर्माण। खबर मसौड़ी से है, जहां पर वित्त रहित शिक्षक कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के राज्य इकाई के आह्वान पर मसौड़ी में बिरंची मोड़ पर वित्त रहित शिक्षा नीति का दहन किया गया है। इस दौरान बिहार सरकार से अनुदान के बदले वेतनमान और 2017 से 2024 तक 7 सालों के बकाया अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान करने की मांग की गई है। इसका नेतृत्व प्रोफेसर CP मंडल ने किया है और मौके पर डॉक्टर ब्रह्मानंद प्रसाद, डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर प्रेमचंद लाल, प्रोफेसर दिवाकर प्रसाद सहित अन्य लोग शामिल हैं। आज 27 मार्च 2025 को वित्त रहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार इकाई के आह्वान पर मसौड़ी में बिरंची मोड़ पर सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ वित्त रहित शिक्षा का दहन किया। इस मौके पर सभी कर्मचारियों ने मांग किया कि हमें वेतन अनुदान के बदले वेतनमान की गारंटी करनी होगी एवं 7 वर्षों का बकाया अनुदान की राशि एक मुफ्त भुगतान करना होगा। अगर ऐसी सरकार नहीं करती है तो हम लोग निकट भविष्य में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और इस सरकार को यहां से हम गद्दी से उतारने का काम भी करेंगे। पूर्णिया नगर निगम की महापौर विभा कुमारी ने सुपर शकर मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उद्घाटन के बाद में महापौर विभा कुमारी की मौजूदगी में सुपर शकर मशीन से वार्ड नंबर 11 पॉलिटेक्निक चौक पर स्थित नाली की सफाई की गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्णिया नगर निगम लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर है, शहरवासियों की सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है।
कम जेटिंग मशीन के लिए और साथ ही इसका नाम सुपर शक्कर कहा जाता है। इसके लिए हम पूरे नगर निगम परिवार को धन्यवाद देते हैं कि आधुनिक मशीन जो मंगाए हैं, जो नाला का जो जाम का जो समस्या था, जो लगातार नाला में जो मिट्टी से भरा हुआ रहता था, इसमें जेटिंग मशीन भी है जो पानी से उसको फोर्स इतना इसमें पावर हम नहीं बता पाए कितना है उसमें, लेकिन इतना फोर्स है जो कि उसको ढीला करके और फिर गींच करके पूरा मिट्टी कंकर पत्थर ईंटा सबको गींच करके ये टैंक में अपना खींच लेगा। फिर इसको बाहर ले जा करके हम लोग फेंकवा देंगे जहां भी इसको खाली करने का जगह होगा। तो ये काफी अत्याधुनिक मशीन है और हम लोग पिछले बार भी कटिहार से मंगाए थे। रामबाग में आप लोग देखे होंगे, रामबाग में ऐसा ही जाम का स्थिति पड़ गया था। तो कटिहार की माननीय महापौर से हमारी पूर्णिया नगर निगम की माननीय महापौर महोदया ने आग्रह करके मंगवाया था और उसी समय हम लोगों ने कहा था कि निश्चित रूप से अगले साल तक ये सुपर शक्कर मशीन हम लोग भी अपने आंतरिक संसाधन से खरीदा जाएगा। पूर्णिया नगर निगम के द्वारा जो है सुपर शक्कर मशीन और सक्शन कम जेंटिंग मशीन भी इस मशीन को कहते हैं, और आज हमारे पूर्णिया वासियों के लिए खुशी का दिन है कि आज हमारे नगर निगम में जो है पूर्णिया नगर निगम में संसाधन के क्षेत्र में एक और नया कदम रखा गया है। और बड़ी खुशी की बात है, जो बरसों से नाला पड़ा हुआ था हमारे शहर में, जो बरसों से जिसकी सफाई नहीं हो रही थी, तो इस मशीन की खासियत है, सुपर शक्कर मशीन इसको कहते हैं, कि आसानी से बरसों से पड़े हुए नाला की सफाई जो है घंटों में किया जा सकता है। आप देखे होंगे कि हमारे शहर में ऐसा बहुत सारा नाला है, छोटा नाला हो या बड़ा नाला हो, इसमें सक्शन पाइप के साथ साथ 2 इसमें सक्शन पाइप है, इसके अलावा 2 मतलब जेटिंग पाइप है। इसकी खासियत है कि जब आप नाले की सफाई करवाते हैं तो जो है सीधे जो कवर्ड वाले नाले हैं उसका बिना स्लैब हटाए नाले की सफाई, जो नाले के नीचे की गाद होती है उसको उठा करके या टैंक में डालेगा और टैंक से सीधे जाके कचरा का जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे डालेगा। सुपर शक्कर मशीन पूर्णिया नगर निगम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ पर हमारा ढक्कन वगैरह नहीं खुल रहा था वहाँ पर हम लोग सिर्फ पाइप लगा करके इसको जो समय हम दिन भर में नाला सफाई इसको हम मात्र आधा से 40 मिनट के अंदर साफ सफाई कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी चीज है और कम समय में हम लोग अच्छा से अच्छा नाला सफाई के लिए ड्रेन क्लीनिंग का काम करेंगे। पुराना जाम, कई नाला जाम जहाँ पर छोटा मोटा जाम है सब निकाल देगा, पूरा खींच लेता है। जहाँ हमारा लेबर घुस करके नहीं नाला साफ कर पा रहा था वहाँ पर हमारा ये बहुत। विश्व भर में कोडरमा की स्वर्णिम पहचान का इतिहास माइका यानी कि अभ्रक रहा है। जहां पर अभ्रक नगरी कोडरमा में जब अभ्रक का कारोबार चलता था तो लोग काफी खुशहाल थे। कोडरमा की धरती से दुनिया का सबसे उच्च कोटि का अभ्रक यानी कि माइका निकलता था, लेकिन साल 1980 के बाद से फॉरेस्ट एक्ट के प्रभावशाली होने के कारण यहां का माइका कारोबार प्रभावित हुआ और धीरे धीरे माइका कारोबार सिमटता हुआ चला गया। लोगों के बीच में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। इसे लेकर यहां के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश प्रजापति ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 1957 में जो कानून बना, हमारे यहाँ अभ्रक नगरी जाना जाता है नहीं बल्कि अभ्रक नगरी है। आज भी हमारे यहाँ काफी मात्रा में अभ्रक है जमीन के नीचे, लेकिन 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना जिसको जंगल को सेंचुरी में डाल दिया गया और मामला हुआ कि अभ्रक निकालना बंद हो गया। जबकि उसमें भी था कि जो लोग लीज पर लिए हुए थे वो लीज समाप्त नहीं हुआ था, वो काम कर सकते थे, लेकिन उनको भी काम करने नहीं दिया गया। उसके बावजूद हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर मजदूर अभ्रक का टुकड़ा जो जिसको हम स्क्रैप कहते हैं, जो हिंदी में कचरा कहते हैं, उस कचरा को चुनकर और किसी तरह से पेट पालने का काम करते थे, जिसकी संख्या लाखों में है। हजारीबाग में पहली बार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क HLA मैचिंग टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित हैं और उन्हें प्रत्येक माह 1 या फिर 2 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। वो काफी पीड़ा भी रहता है और बच्चों और उनके अभिभावकों की भी इसी पीड़ा को समाप्त करने के लिए श्री भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में HLA मैचिंग टेस्ट कैंप का आयोजन मां सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा किया गया है।
ये थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं उनको बार बार ब्लड चढ़ता है, उनको ब्लड उनका ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। यहाँ पर टेस्टिंग करने के बाद में अगर 100% मिल जाता है तो उनको फ्री में बेंगलोर में जाके ट्रीटमेंट होगा और इन पर इनका जो बार बार जो खून करता है वो खून करना बंद हो जाएगा। इसके लिए ये बहुत दिन से हम लोगों ने कोशिश किए हुए थे। कोशिश करने के बाद में ये आज सफलीभूत हुआ। यहाँ से आसपास का गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग सब जगह से करीब 500 लोग इसमें आए हैं, जिसमें कई आदमी रिजेक्ट हो गए क्योंकि 12 साल से नीचे के बच्चों का ही कितने जनों को बेंगलोर भेजा जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? जो 100% ये जाएगा जर्मन, टेस्ट के लिए जाएगा जर्मन। 3 महीने के बाद में इसका रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट आने में जिसका 100% मिल जाएगा उसका बेंगलोर में ट्रीटमेंट होगा। उसमें कितना आएगा वो आने के बाद में ही पता पड़ेगा। खबर गोड्डा से है, जहां पर आपको बताते चलें कि सिंचाई कूप भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। जहां पर गोड्डा में प्रधान संस्था की ओर से बनाया जा रहा सिंचाई कूप भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इसके निर्माण में लोकल ईंट के साथ में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया और यहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। मामला गोड्डा प्रखंड अंतर्गत दलदली प्रधान टोला का है, जहां पर प्रधान मरांडी के जमीन में सिंचाई कूप अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर सिंचाई कूप अभी भी ढह सकता है। कुआं कहाँ से जो बनने के लायक था वैसा तो बना नहीं, बहुत गड़बड़ बना, बहुत गड़बड़ बना। तो इसमें बोले नहीं एनजीओ बोले, हम लोग तो बोलबे कि जो आ रहा था काम करवाने सभी को तो बोल, लेकिन नहीं माना, जबरदस्त बना ही दिया। कुआं का साइड गड्ढा कर दिया, जमीन से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे हम लोग को, जो पूछेगा वो नहीं ठीक बना तो अच्छा से बनाना चाहिए। जांच कर कार्रवाई होना चाहिए, जांच का अच्छा कड़ी से कड़ी जांच करें। कुआं में तो देखिए सर उल्टा पुल्टा काम हो गया है, उल्टा पुल्टा हो गया है। हाँ, उल्टा पुल्टा हो गया। कौन सा ईंटा का प्रयोग किया है? चालू ईंटा, जबकि चिमनी ईंटा का प्रयोग था। आप देख सकते हैं हल्का से हिलाइएगा तो टूट जाता है, ऐसा कारण क्यों? मसाला अच्छा से नहीं दिया है, मिलावट में गड़बड़ी किया है। गड़बड़ी किया है, जितना देने का है उतना नहीं दिया। और पारदर्शिता के लिए कि कुआं स्टार्ट होना चाहिए, पहले बोर्ड लगना चाहिए, कौन सा संस्था है, क्या है, नहीं है, बोर्ड लगाया है कहीं? अग्रवाल महिला मंडल ने हजारीबाग में गणगौर उत्सव का भव्य आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक राजस्थानी परिधान में सजी धजी महिलाएं थी। इस दौरान महिलाओं ने गणगौर माता की पारंपरिक पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली की कामना की है। अग्रवाल महिला मंडल के गणगौर उत्सव मना रहे हैं और साथ ही राजस्थानी संस्कृति और परंपरा को जीवंत करने का काम किया है। होती है वो अपने विभाग की रक्षा के लिए ईश्वर को रखकर शिव और पार्वती का रूप होता है। उनकी 18 दिनों तक पूजा करते हैं और लास्ट दिन का नव आंखों की पूजा करती है। क्या कुछ है गणगौर, कैसा क्या कुछ महत्व है इसका? गणगौर ईश्वर गोरा शिव और पार्वती का एक रूप होता है, जिसे हम अपनी राजस्थानी भाषा में और गोरा और ईश्वर और गोरा का रूप मानते हैं। ये हमारे 18 दिनों तक ये पूजा होती है और लास्ट दिन इसका पूजा करके। बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना परिसर में गुरुवार को ईद और रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी चास, एसडीपीओ चास सहित अन्य मौजूद रहे हैं। बैठक के दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने भी लोगों से त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। समिति की बैठक अपने चास मुफस्सिल थाना में बुलाई थी। बहुत सारे हमारे शांति समिति के लोग, वार्ड सदस्य, सांसद, प्रतिनिधि सभी लोग आए थे। रेड क्रॉस से भी काफी लोग आए थे। बहुत अच्छी बैठक रही है हमारी यहाँ पे, 1.5-2 घंटा। सबसे अच्छी बात हुई है क्या हमारी तैयारियां, इस पे हमारी बात हुई है। हर गाँव में कहाँ का जुलूस निकलेगा उस पर बात हुई है। इसको क्या नियम फॉलो करने हैं और किस तरह से जुलूस निकाला जाएगा, इस पे काफी अच्छी बात हुई है और सब शांति से हम लोग सारे त्योहार मनाएंगे। इस पे अच्छा बात है। क्या गाइडलाइन है सरकार की? इसमें यह है कि जैसे डीजे होगा वो रात को बंद कर देना है हमको, कोई भी उत्तेजित गाने हमें नहीं चलाने हैं। जुलूस की अनुमति पहले से हमको लेनी है, कोई अपने स्तर से नया जुलूस नहीं निकालेंगे। जो रूट फॉलो है वही रूट फॉलो करेंगे अभी और साथ में बैठ के अपने गांव में भी बातचीत करेंगे ताकि सभी लोग हम लोग एक ही स्टेज पे आए साथ में बात करने के लिए। मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई है। इसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि शांतिपूर्वक माहौल में मनाएं
अश्लील गाना या धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले गाना का डीजे प्रयोग नहीं करना है। परंपरागत रूट का ही प्रयोग करना है। जुलूस में प्रकाश व्यवस्था भी करना है, वॉलंटियर्स को भी रखना है और सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी की निगरानी, ड्रोन सब द्वारा एरियल सर्वेलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और सारे जनता से अपील करते हैं कि आगामी त्योहार चाहे वो ईद का हो, सरूल का हो, रामनवमी का हो, भाईचारगी और शांतिपूर्वक माहौल में मनाएं। कुछ संवेदनशील एरिया भी देखा जा रहा है सर, स्कूल के क्या रहेगी? हर संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। जो भी असामाजिक व्यक्ति है या शांति भंग करने वाले व्यक्ति हैं उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 126 के तहत प्रतिबंधित करने हेतु नोटिस निर्गत। रमजान माह के आखिरी दिनों में ईद की खुशियां लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। हजारीबाग शहर के कई बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर हजारीबाग के मुख्य बाजार में सजे दुकानें में भीड़ भाड़ बढ़ गई है। ईद के मौके पर लोग सेवई, मेवे, नए कपड़े, मिठाइयां और अन्य घरेलू सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, जा रहे हैं। सामान जो लटका हुआ है वो बिक रहा है, आस्ते आस्ते भी खत्म हो रहा है। खरीदारी अच्छी है। अक्सर ज्यादा चीज क्या चीज बिक रहा है इस बार ईद में? सुरमा है, मेवा है, टोपी है। अगर अतर सुरमे की बात करें तो कितने रुपए से कितने रुपए तक का है? 30 से स्टार्ट है हम लोग का, 120 तक जाता है और यही रेट के बेचने का। अगर भाव की बात पूछे तो पिछले साल के बनिस्बत इस बार क्या कुछ घटा है या बढ़ा है? सेम है, मैक्सिमम सही जा रहा है। बहुत अच्छा ईद का अभी चलेगा, भी एकदम 4-5 रोज तक अभी लगातार बिक्री ठीक चलेगा, ऐसा बात नहीं। अगर भाव की बात पूछे तो पिछले साल के बनिस्बत क्या इस बार कुछ घटा है या बढ़ा? बढ़ा है। अगला साल से रेट अभी बढ़ा है। कितने रुपए से शुरू है, कितने रुपए तक है? 110 रुपये से शुरू है, 300-400 रुपये किलो तक का रेंट का भी है। कहाँ के सेवई बिक रही है? सब जगह का है, लगभग बंगाल का है, बनारस का है, ठीक है, रांची का है, पटना का है, गिरिडीह का है। साहिबगंज शहर में इन दिनों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर कई प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं, जिनमें से कुछ स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के साथ में कभी ड्रेस के नाम पर तो कभी सिलेबस के आधार पर, बदले गए किताब के नाम पर तो कभी कई अन्य चीजों को लेकर लगातार शोषण कर रहे हैं। ताजा मामला शहर के रिफ्यूजी कॉलोनी में संचालित संत जोसेफ स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां पर स्कूली बच्चे के ड्रेस के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा, जहां पर एक बच्चे के पिता ने स्कूल ड्रेस स्कूल द्वारा बताए गए दुकान से ना खरीदकर अन्य दुकान से खरीद लिया। बताया यह भी जा रहा है कि इसी तरह का मिलता जुलता मामला अन्य कई स्कूलों में भी सामने आया है। बुलाया था दुकान वाले को, सिर्फ वही को उन्हीं को बुलाया गया ग्लैमअप यूनिफॉर्मिटी के लिए, ग्लैमअप वाले को। इतनी मेहरबानी के क्या इसका पता पीछे क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है, क्योंकि बगल में था इसीलिए। बगल में तो सर दौलत वाला अधिकार ढेर लोग हैं सर। और सब तो सेंट जोसेफ का बेटा ही वो तो है, 10 ड्रेस तो देता ही। इसलिए इस बार मेहरबान हो गया उसको। मेहरबान टेंडर किया था या बोर्ड से तय किया था आपने? टेंडर किया या बोर्ड से तय किया? स्कूल के मैनेजमेंट किया, स्कूल मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने तय किया। कब ये बैठी थी मीटिंग? वो लास्ट अक्टूबर नवंबर में जी। यानी कि उन्होंने जो कहा है तो सही बात अपने रिटर्न में उन पे ही किया, यूनिफॉर्म बेचने के लिए यूनिफॉर्म दिया सिर्फ एक ही आदमी को। मधेपुरा पुलिस के हत्थे चढ़ा एक साइबर ठग, जो कि मधेपुरा डीएम बनकर उदय किशनगंज के अंचलाधिकारी से पैसे मांग रहा था। मधेपुरा जिले के डीएम तरनजोत सिंह की पहचान का दुरुपयोग कर एक ठग ने उदा किशनगंज के सीओ हरिनाथ राम से मोटी रकम ठगने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ब्रह्मजीत के रूप में हुई है। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जो उदा किशनगंज हरिनाथ राम, उनके मोबाइल पर वॉइस कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से डीएम साहब के छद्दम नाम से वो पैसा का डिमांड किया गया था, और उस साइबर अपराधी का जो मोबाइल नंबर था उसका जब हम लोगों ने पता किया तो यूपी का जो है ब्रह्मजीत के नाम से आया, जो कासगंज जिला का रहने वाला। यूपी कासगंज जिला का रहने वाला है। एसपी साहब ने इस सूचना पर इमीडिएट साइबर थाना में कांड अंकित कराया और टीम गठित करके जो है मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अगरूपट्टी में एक गिट्टी लदा ट्रक से 10,000 बोतल शराब बरामद की गई है। कार्रवाई बेनीपट्टी अनुमंडल के
डीएसपी निशिकांत भारती को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। बताया गया कि पुलिस को ट्रक में एक फास्टैग और एक खनन का चालान भी किया मिला। साथ ही इसके आधार पर पुलिस शराब लोड करने वाले और अनलोड करने वाले को छानबीन में जुटी है और शराब तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। नालंदा जिले के दीपनगर मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ने के बाद में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जेल अधीक्षक ने प्रारंभिक रूप से हार्ट अटैक की मौत का संभावित कारण बताया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है और ये पहली बार नहीं है कि दीपनगर मंडल कारा में इस प्रकार की घटना हुई हो। इसके पूर्व में 2024 में एक विचाराधीन कैदी की मौत के बाद में परिजनों ने जेल प्रशासन पर पिटाई के कारण का मौत का आरोप लगाकर हंगामा किया था। गोकुलपुर गांव निवासी भूषण पासवान के 26 साल के पुत्र अमित कुमार को विगत 19 फरवरी को तमिलनाडु में बेरहमी से मारा गया, जिसे इलाज के लिए पटना के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान बुधवार की रात 10 बजे उसकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद में गुरुवार सुबह 10 बजे चंडी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया है। झगड़ा हो गया जिला के है वही में पेटे में भर्ती होली पटना में 6 रोज के बाद और बाद कल मृत्यु हो गई। तो मैं मारपीट हो रहे कहाँ के था वो लोग? तमिलनाडु कमाने के लिए गया, राशन लाने के लिए गया, भैया किया वो बीच में चोर लग गया, पैसा भी लूट लिया और भैया जी की पूरा लेगड़ी पछोने के किया तभी दरमियान में इसका पूरा पेट खुलना चालू है। तब मारा काहे लगी? पैसा छीनने के लिए मार दिया। तो कब गए थे कमाने? राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रहे नालंदा जिले के इस्लामपुर निवासी 17 साल के हर्षराज शंकर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और साथ ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजन इस घटना के पीछे किसी साजिश भी बता रहे हैं और परिजनों का भी कहना है कि हर्ष पढ़ाई में तेज था। होली पर वे अपने घर आया था और वे काफी खुश भी था। खुशहाल माहौल में भी वे पुनः वापस कोटा लौटा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।